राधे राधे स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आव्यूह से संबंधित पूरा चैप्टर, और यहाँ पर हम लोग एक एक करके आव्यूह को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा पर आते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो परिभाषा लिखी हुई है कि अगर हम मान लीजिए mn संख्याओं को लें, अगर मान लीजिए mn संख्याएँ हैं, mn संख्याओं के एक निकाय को जिसमें m पंक्तियाँ हैं तथा n स्तंभ एक आयताकार सारणी के रूप में अगर इसको व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह मिल जाता है, जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इसको समझने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे A11 A12 डॉट 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 लिखा हुआ है A1n, इसका मतलब ये जो 11 12 या डॉट 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 1n लिखा हुआ है, ये इसके पोजीशन को बताता है, इसकी स्थिति को बताता है कि ये अवयव लिखा कैसे गया है। ठीक इसी प्रकार से A21 है, A22 है, A2n है। अगर नीचे की तरफ आएँ तो AMN1 है, AM2 है, डॉट 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 AMN है। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें इसे, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पहली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये m क्रॉस n क्रम का एक आव्यूह है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो क्षैतिज रेखाएं दी गई हैं, क्षैतिज रेखाओं से सेंस है हमको ये सीधी रेखा इस तरह से दी गई है। इस रेखा को हम लोग कह सकते हैं कि ये आपकी पंक्ति है, और अगर जो रेखाएं ऊपर से नीचे आई हुई हैं, जो रेखाएं ऊपर से नीचे आई हुई हैं, यानी कि A11 A21 AM1 डॉट 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 कुछ इस प्रकार से जो रेखाएं दी गई हैं, इन रेखाओं को अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं और इनको स्तंभ कहा जाता है। तो किसी भी आव्यूह को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह हम आपको बता दें कि आव्यूह अगर किसी भी संख्या को पंक्ति और स्तंभ के रूप में, अगर एक आयताकार श्रेणी के रूप में या एक कोष्ठक में अगर हम रखें तो उसे एक आव्यूह कहा जाता है। और इसमें जितनी संख्याएं होती हैं, जितने अवयव इसके अंदर रखे गए होते हैं, जितने एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं, यानी कि mn जैसे संख्या है तो mn क्रम ही इसका क्रम कहलाता है। mn क्या कहलाता है? इसका क्रम कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरी लाइन में हम लोग आते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये आव्यूह का क्रम या कोटि कैसे पहचाना जाता है। तो आव्यूह के क्रम या कोटि को हम लोग अगर देखें तो आव्यूह के अंदर पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या का बराबर होना आवश्यक नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आव्यूह के अंदर जितने स्तंभ हों उतनी ही पंक्तियाँ हों। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक R1 है और ये R2 है। ये R1 है आपका और ये क्या है? R2 है। तो इस तरह से R1 और R2 दो रो दी गई हैं। और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम यहाँ पर ऊपर से नीचे से ऐसे देख सकते हैं 3 कॉलम बने हुए हैं। तो 2 क्रॉस 3 का हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है? आव्यूह आ जाता है। इसी तरह से दूसरे वाले एग्जाम्पल में, यानी कि इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसका क्रम कितना हो गया? 2 क्रॉस 3 का। इसी तरह से अगर हम तीसरे वाले स्तंभ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 रो दी गई हैं और 4 क्या हैं? कॉलम दिए गए हैं। ऐसे लाइन से अगर आप देखना चाहें तो ये 4 क्रॉस 4 का आव्यूह हो जाता है। इसी तरह से इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में 3 क्रॉस 3 का आव्यूह बन जाता है। तो चलिए ठीक है, तो ये आपका आव्यूह आपको पता चल गया कि आव्यूह क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से आव्यूह का क्रम और कोटि पता चल गया। तो चलिए अब दूसरी ओर बढ़ते हैं, आव्यूह के तत्व के बारे में बात करते हैं। अभी हमने वहाँ पर देखा था इस वाले पेज में कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं A11 A12 A1n, ये सब हैं क्या एक्चुअल में? तो इन संख्याओं को बताने के लिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कुछ अवयव को एक आव्यूह के अंदर रख रखा है। जैसे 1 2 5 3 4 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम कहें A11 का मान कितना है तो 1 है, A12 का मान कितना है तो 2 है, A13 का मान कितना है तो 5 है, A21 का मान कितना है 3 है, A22 का मान कितना है 4 है, A23 का मान कितना है 6 है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको उस आव्यूह के तत्व बोले जाते हैं। आव्यूह का क्या कहा जाता है?
है, एलिमेंट कहा जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक हमने पॉइंट मेंशन किया है नोट के रूप में, इस नोट को समझना बहुत ज़रूरी है। नोट में देख सकते हैं हमने लिखा है आव्यूह का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा उनके तत्वों को उनके संगत छोटे अक्षरों से अनुलग्नक के साथ निम्न प्रकार से कोष्ठक में रखकर निरूपित करते हैं। जैसे अगर कैपिटल ए आव्यूह को हमने माना और कोष्ठक के अंदर A11, A12, A13, A21, A22, A23 और 2×3 क्रम का ये आव्यूह हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये हमने आव्यूह के तत्व के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आव्यूह के भेद के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? आव्यूह के भेद, यानी आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं क्षैतिज आव्यूह क्या होता है। अगर यहाँ पर पंक्तियों की संख्या, आप लोग पंक्ति और स्तंभ को अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको पंक्ति कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं या ऊर्ध्वाधर संख्याएं लिखी होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह होता है जहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। यानी कि अगर पंक्तियों की संख्या कम हो, जैसे यहाँ पर देखिए 2×3 क्रम का एक आव्यूह दिया गया है, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। तो अगर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्षैतिज आव्यूह है। ठीक इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर आव्यूह की बात करते हैं। दूसरे आव्यूह की ओर अगर बढ़ें तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से है। यदि अगर अब देखिए यहाँ पर अगर पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाए और स्तंभों की संख्या कम हो जाए तो यह क्या हो जाता है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वर्ग आव्यूह, इसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर रो और कॉलम दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग आव्यूह है। ठीक इसी प्रकार से चौथा देख सकते हैं पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश इसे कहा जाता है, जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। जैसे यहाँ देखिए 2 और 3 1×2 लिखा हुआ है, 1 2 3 1×3 है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1×5 दिया हुआ है। तो अगर केवल और केवल एक पंक्ति ही हो पूरे के पूरे उसमें, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह कैसा सदिश है? पंक्ति सदिश है। ठीक इसी प्रकार से अगर केवल स्तंभ दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा? स्तंभ सदिश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शून्य सदिश हम देख सकते हैं। शून्य सदिश यानी कि कोई भी ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य आव्यूह कहलाता है। सातवां हम देख सकते हैं इकाई का तत्समक आव्यूह। अगर देखिए यहाँ पर दो तरह के किसी भी अगर आव्यूह को हम लिखते हैं, कोई वर्ग आव्यूह लिखते हैं, तो सबसे पहले इकाई तत्समक आव्यूह किसी न किसी वर्ग आव्यूह में ही संभव है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा है 3×3 का एक आव्यूह लिखा हुआ है। 3×3 के आव्यूह में अगर देखिए दो तरह के विकर्ण होते हैं, एक को बोला जाता है अग्र विकर्ण और दूसरे को बोला जाता है मुख्य विकर्ण के अवयव, अग्र विकर्ण और मुख्य विकर्ण या मुख्य विकर्ण एक ही बात है, और दूसरा एक विकर्ण होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारा अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण इसके सारे के सारे अवयव अगर 1 हो तो हम कह सकते हैं कि यह एक इकाई का तत्समक आव्यूह है और इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं विकर्ण आव्यूह क्या होता है। अगर मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो इसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। यहाँ पर विकर्ण में अवयवों का 1 होना जरूरी नहीं है, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से सदिश आव्यूह हम देखते हैं। अगर विकर्ण आव्यूह के सभी अवयव समान हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो तो हम इसको क्या कह देते हैं? अदिश आव्यूह कह सकते हैं। अब यहाँ पर उप आव्यूह देख सकते हैं। अब दिए गए आव्यूह में मुख्य तत्व के सापेक्ष पंक्ति अथवा स्तंभ को छोड़कर सभी तत्वों में बने आव्यूह को उप आव्यूह कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 का 5 6, यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हम देखिए इस वाले चारों एलिमेंट्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब जब हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये इसका क्या हो गया? एक उप आव्यूह हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप बनाना चाहें तो जैसे 2 के सापेक्ष आप देखें तो यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं। अगर इसको इसके अंदर बंद कर दे तो ये भी इसका एक क्या बन जाता है? उप आव्यूह बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से और अगर आप देखना चाहें 3 के सापेक्ष अगर देखना चाहें, इस 3 के सापेक्ष देखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए
देखिए 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और यहाँ 7 और 8 आ सकता है। इसको ऐसे आव्यूह के अंदर बंद कर देंगे तो ये भी एक आव्यूह आपका बन जाएगा और उसको आप लोग क्या कहेंगे कि इस बड़े वाले आव्यूह का उप आव्यूह है। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज आव्यूह भी आप देख सकते हैं। ये जो त्रिभुज आव्यूह होता है ये दो प्रकार का होता है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। यहाँ पर देख सकते हैं आप डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी आव्यूह में मुख्य विकर्ण के साथ ऊपर के सभी तत्व के अतिरिक्त मान शून्य हो तब ऊपरी आव्यूह कहा जाता है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आव्यूह को हम इस तरह से पोजीशन के रूप में लिखें ए आई जे, जहाँ पर आई उसके पंक्ति को बताए और जे उसके स्तंभ को बताए, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए आई जे बराबर 0 तभी और तभी केवल लिखा जाएगा जब आई इज़ ग्रेटर देन जे हो, अर्थात आई का मान अगर जे के मान से बड़ा होगा तो हमेशा और हमेशा अगर आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो तो इस प्रकार से बने आव्यूह को क्या कहा जाता है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहा जाता है। इसको हम लोग जब क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बोर्ड पे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इसी तरह से नीचे वाला है ए आई जे का मान तभी शून्य होगा जब आई इज़ लेस देन 0 होगा। चित्र में आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से अवयव शून्य होने चाहिए और नीचे वाले डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि कौन से अवयव शून्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह दोनों को समझ लेते हैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले अब इस आव्यूह को समझने के बाद अब हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक आता है, जो कि पहला टॉपिक है आव्यूह का समानता पर क्वेश्चन आता है। तो दो आव्यूह की समानता पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दो आव्यूह की समानता कब और कैसे होती है, इसके लिए दो रूल हमने यहाँ पर देखे हुए हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि दो आव्यूह केवल और केवल तब समान हो सकते हैं जब उनके क्रम क्या हो, समान हो। का मतलब अगर कोई आव्यूह समान है जैसे, तो दोनों आव्यूह 2x2 के होने चाहिए, 3x3 के होने चाहिए या 4x4 के होने चाहिए, तभी ये आव्यूह आपस में समान हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी और डी और 2x2 का आव्यूह है, बराबर करके हमने लिखा हुआ 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हम ए का मान 1 देख सकते हैं, बी का मान, क्योंकि ए के सामने क्या लिखा हुआ है 1, बी के सामने क्या लिखा हुआ है 2, सी के सामने क्या लिखा हुआ है 3 और डी के सामने क्या लिखा हुआ है 4। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ए का मान 1 आ जाता है, बी का मान 2 आ जाता है, सी का मान 3 और डी का मान 4 आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमने लेंदी से थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर देखिए हमने a11 की जगह पे 2x+1 लिया है। इस बड़े वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2x + 5, x - 5, x - z और x + y + z, और इसको बराबर किया हुआ है 10 के, -1 के, 2 के और 8 के। तो यहाँ पर अगर ये दोनों समान हैं, आव्यूह समान हैं, तो इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखा हुआ है यदि समान है तब हम लोग देखिए पोजिशनल वैल्यू को समान कर लेते हैं, यानी कि 2x + y की जगह पे 10 लिख सकते हैं, x - y की जगह -1, x - z की जगह पे 2, x + y + z की जगह पे 8। इस तरह से हम इसको समीकरण 1, 2, 3 और 4 बना लेते हैं। अब यहाँ साइड में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को हमने हल किया है। हमने समीकरण 1 और 2 को हल किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद x का मान 3 आ गया है और y का मान, यहाँ आप देख सकते हैं y का मान क्या आ गया है, 4। इसी प्रकार से समीकरण 3 में जब हमने मान रख दिया तो z का मान भी हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x = 3 हो गया, y = 4 और z = 1 हो गया। तो इस तरह समानता का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक अपना देखते हैं, जो कि है आव्यूह के योग तथा अंतर पर। योग तथा अंतर को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर भी एक रूल बनाया हुआ है। उस रूल को हमको समझना है कि योग और अंतर कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। तो आव्यूह का देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि आव्यूह का योग तथा अंतर सदैव समान क्रम वाले आव्यूह के साथ ही संभव होता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि आव्यूह का योग तथा अंतर समान तत्वों के साथ ही संभव है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक आव्यूह लिखा गया है a = 2 3 4 5, b = 1
2, 3 और 4। अगर हम आव्यूह को जोड़ें तो a प्लस बी करेंगे, तो a प्लस बी में देखिए सेम वैल्यू, जो पोजीशन सेम होंगे, जो अवयव समान स्थान वाले होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ 1 था, तो यहाँ 2 + 1 हो गया। यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो यहाँ 3 + 2 हो गया। यहाँ पर 4 था, यहाँ 3 था, 4 + 3 हो गया। यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, तो 5 + 7 हो गया। और इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू हमको मिल गई। तो आसानी से हम इसको यहाँ समझ सकते हैं। और यही इसी प्रकार से अगर अंतर की बात करें तो ये आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, 4 - 3 और 5 - 7। तो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है 1 1 1 और -2। अब देखिए यहाँ पर एक नोट से हमने एक चीज़ बता रखी है कि यदि किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा करते हैं तब वह संख्या प्रत्येक अवयव के साथ गुणन स्थापित करती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक अवयव दिया गया है a बराबर 1, 2, 3 और 4। अगर 4 से a में मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए 4 का जो मल्टीप्लाई होता है इसके प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 4 चौक 16। ठीक इसी प्रकार से अगर 2 से करें तो 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नीचे और दिया गया है, यदि ये बराबर 5, 6, 3 और 2 लिखा हो तो 5a का मान क्या होगा। तो 5a का मान भैया देख सकते हैं आप लोग, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 30, 5 तीन 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन समानता पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x + y बराबर 2, 1, 1 और 2। 2x - y बराबर एक समीकरण दिया हुआ है 1, 2, 2 और 1। यहाँ पर आपको x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x और y का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ y से y क्या हो जाता है, कट जाता है। तो y से y कट जाता है तो x और 2x मिलकर क्या हो जाता है, 3x के बराबर। अब क्योंकि 3x के बराबर हो जाता है तो पोजिशनल वैल्यूज़ भी आपस में जुड़ जाएंगी। तो पोजिशनल वैल्यूज़ में आप देख सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 1 मिलकर कितना हो जाए, 3 हो जाता है। यहाँ 2 और 1, यहाँ देखिए इसको सिंपली जोड़ा है, 2 और 1 मिलकर 3। इसी प्रकार से 1 और 2 मिलकर 3, 3, 3, सारे के सारे 3 हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, उसके बाद फिर 3x बराबर, क्योंकि ये 3, 3, 3 आ गया, उसके बाद x का मान जब ले आते हैं तो 3 से भाग हो जाता है। और जब 3 से भाग करते हैं हम लोग तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब गुणा सब में होता है तो भाग भी सब में ही होगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आ जाती है, 1, 1, 1 और 1 आ जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि x का मान 1, 1, 1 आ जाता है। अब इस x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 यानी कि x + y जो दिया गया है, x + y में x की जगह अगर हम यहाँ पर 1, 1, 1 रख दें और y की जगह, तो y का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर x के मान को पक्षांतर करते हैं। तो x के मान को जब पक्षांतर करेंगे तो इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घट जाती है। और जब घटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2, 1, 1, 2, 1, 1 और उसके बाद 1, 1, 1 ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जैसे ये वैल्यू प्राप्त होती है, यही y का क्या हो जाता है, अभीष्ट मान हो जाता है। अगर ये y का अभीष्ट मान है तो यहाँ पर आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा जो कि योग और अंतर दोनों पर आधारित है। यहाँ पर योग और अंतर दोनों का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन दिया गया है, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, 2 आव्यूह के गुणनफल की बात करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं, इस रूल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि a और b 2 आव्यूह हो तो इनका गुणनफल केवल और केवल तब संभव है जब a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया है 2 × 2 और ये भी 2 × 2, तो ये आसानी से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले आव्यूह में हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ देखिए 2 × 3 था, तो यहाँ 2 × 3 अगर ऐसा होता है तो इसका गुणनफल संभव
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले वाले के स्तंभ की संख्या दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या के बराबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ देखिए 3x3 है और यहाँ भी 3x3 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 और 3 ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर गुणन संभव है। अगर ये गुणन संभव है तो यहाँ पर मिलेगा क्या? तो मिलने के लिए हम लोग एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर जो पहले वाले की पंक्ति होती है और दूसरे वाले का जो स्तंभ होता है, दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक नया अवयव आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ देखिए 3x3 है और यहाँ 3x2 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और इस वाले 3 और इस वाले 2 से मिलाकर यहाँ 3x2 का एक अवयव प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह से रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि गुणन संभव है तब प्राप्त अवयव प्रथम अवयव के पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जो अभी हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जैसे 2x3 है, यहाँ 3x2 है, तो यहाँ मिलेगा क्या? 2x2 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग गुणन को सॉल्व करेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।